अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग में सबसे पहले तो मैं मजम्मत करना चाहती हूँ उस घटिया कैंपेन की जो पर्टिकुलरली पीएमएलएन के ही कुछ सपोर्टर्स या उनके ही कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जानिब से शायद रन की जा रही है। मैं स्पेसिफिकली पीएमएलएन का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बहुत सारे जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उन वो फॉलो कर रहे हैं उन ट्विटर्स अकाउंट्स को जो कि ये कैंपेन चला रहे हैं। और ये कैंपेन चलाई जा रही है शहीद अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया सिद्दीक़ साहिबा के ख़िलाफ़, और बहुत ही उनकी किरदार कुशी की कोशिश की जा रही है बड़े घटिया लेवल पर। तो उसकी बहुत ज़्यादा मजम्मत करना ज़रूरी है। यानी हम लोग पता नहीं कौन से माशरे में आ गए हैं, कैसा ये जानवरों का माशरा बन चुका है कि एक तो हम किसी के लिए यानी कोई दर्द का उसके ऊपर मरहम नहीं रख सकते, और दूसरा फिर उसको हम उसके ज़ख्मों को खुरचते हैं, उस पर नमक पाशी करते हैं। इस किस्म के हम लोग वहशी दरिंदे हो चुके हैं, ये हमारा हाल हो चुका है। तो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। जवेरिया सिद्दीक़ साहिबा ख़ुद भी एक पढ़ी लिखी खातून हैं, सहाफ़ी भी हैं, कॉलमनिस्ट हैं, और अरशद शरीफ साहब के लिए इंसाफ के लिए जिस तरह से वो मुकदमा उनका लड़ रही हैं, डटी हुई हैं, वो यकीनी तौर पर काबिल सताइश है। अगरचे इस तरह का माफिया का जो सिस्टम यहाँ पर है उसमें बड़ा मुश्किल है, नज़र आता है, मायूस हैं हम सब भी। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे। उनके ऊपर कैंपेन ये चलाई जा रही है कि जनाब इद्दत के अंदर हैं वो अभी, लेकिन जनाब उन्होंने पीटीआई के जो लीडर हैं इमरान इस्माइल साहब, उनसे निकाह कर लिया। तो ये इंतहाई बेसरोपा किस्म की कैंपेन है जिसका ना कोई सर है, ना कोई पैर है, ना कोई इसकी खबर है, ना कोई इसकी बात है, ना कोई इसका दूर दराज से आपस में कोई ताल्लुक़ है। लेकिन इस चीज़ को जो है वो जिस तरह से चलाया जा रहा है ये बहुत ही अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे, और जनाब जवेरिया साहिबा के लिए दुआए खैर है हमारी तरफ से। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतल्लिक बताएं भी। इस व्लॉग में दो तीन अहम चीज़ें, एक तो बताएंगे आपको कि इंतखाबात की तारीख के हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है, कहाँ से फ़ैसले आने की उम्मीद है, और थोड़ा सा जिक्र करेंगे मईशत के चैलेंजेस के हवाले से भी, और आपको ये भी बताऊंगी कि शेख साहब ने कौन से इंकशाफ कर दिया। मैं शेख रशीद साहब की बात कर रही हूँ, तो इस पर भी बात होगी। सबसे पहले जी इंतखाबात की तारीख के हवाले से आपको तो मालूम ही है कि जो सूरत हाल बनी हुई थी, हर बहाना तो लगा दिया इन्होंने, जो कि ख़ुद ही वो उस बहाने के उलट काम भी कर देते हैं। कभी कहते हैं जी पैसे नहीं हैं, लेकिन ज़िमनी इंतखाब के लिए पैसे आ जाते हैं। कभी कहते हैं जी सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन ज़िमनी इंतखाब के लिए सिक्योरिटी भी आ जाती है। PSL भी हो रहा है, मेले ठेले भी चल रहे हैं, अब आगे जश्न बहारा भी मनाया जाएगा, तो वहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर बात होगी पंजाब और KP असम्बली के इंतखाबात की, तो सिक्योरिटी के भी इशूज़ हैं। फिर इसी तरीके से कभी कहा जाता है जी मरदमशुमारी, तो अभी सिंध में बल्दियाती इंतखाब हुए हैं, कराची में हुए हैं। फिर उसके बाद अब बलूचिस्तान के भी मेरा ख्याल है 12 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है, तो वहाँ पे मरदमशुमारी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर पंजाब और KP असम्बली में इंतखाबात की बात होगी तो वहाँ पे मरदमशुमारी बहुत बड़ा इशू है। तो हर तरह के हीले बहाने किए जा रहे हैं, और आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पूरा सिस्टम जो निगरानों का है वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि हमने इंतखाब नहीं करवाना। और इसमें अगर कोई एक आध आवाज़ भी छोटी सी भी उठती है कि जी इंतखाब होना चाहिए, उसको भी दबाने की, उसको भी हटाने की कोशिश की जाती है। मैं बात कर रही हूँ IG KP पुलिस की, मौज़म जा अंसारी साहब, जो कि बहुत ही एक प्रोफेशनल IG हैं, और बहुत ही उनकी तरफ से जिसको कहते हैं ना हौसला अफ़ज़ा गुफ्तगू की गई थी इलेक्शन कमीशन के साथ, जो उनकी मीटिंग थी, और उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बड़ा क्लैरिटी से कहा कि जनाब दहशतगर्दी के वाक़यात इक्का दुक्का हो जाते हैं, हो ही रहे हैं पिछले कई सालों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन बिल्कुल हो सकते हैं, और हम पूरी सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे, और इंशाल्लाह हम तैयार हैं। तो ये उनके अल्फाज जो थे इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल नहीं भाए, ना ही निगरानों को भाए, क्योंकि जनाब ये तो वो बात कर रहे थे इलेक्शन करवाने के हवाले से, जो कि इलेक्शन तो आपको पता ना इनकी छेड़ बन चुकी है। वो तो कोई इनके लिए पता नहीं क्या इनको हो जाता है इलेक्शन का नाम सुन गई। तो इन्होंने जनाब फिर फौरी तौर पर वही ओछे हथकंडे आजमाते हुए जो IG साहब हैं उनको वहाँ से रिमूव कर दिया है, और अब दूसरे IG जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। तो बुनियादी तौर पर सारी जो मशीनरी है वो अंडर कंट्रोल है, और वो कंट्रोल ये कर रही है कि ना तो इलेक्शन हो, और ना ही PTI के कोई सपोर्ट बैंक में इजाफा होने दिया जाए, बल्कि उसको ख़त्म किया जाए। तो सारे निगरान जो हम इसी काम में लगे हुए हैं, और पुश्त पनाही उन्हें किसकी हासिल है वो आप सब जानते हैं। तो ये जनाब है। लेकिन अब इसमें जो एक चीज़ उम्मीद की थोड़ी सी किरण नज़र आती है वो अदालतों से ही है। बज़ाहिर ऐसा मुझे लग रहा है कि अदालतें जो हैं वही इसके ऊपर हतमी फ़ैसला करेंगी। चीफ़ जस्टिस साहब के भी जो रिमार्क्स हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं एक केस में। वैसे तो नैब तरामीम का केस चल रहा था, लेकिन वहाँ पर बातों बातों में बात हुई तो चीफ़ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं
कि जो आम लोगों की राय है वही सब मसलों का हल है। तो इंतखाबात की तरफ ही हर मसले का हल निकलता नज़र आ रहा है। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी ये याद दहानी कराई कि जब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, कासिम सूरी की रूलिंग वाला केस चल रहा था, तो इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि नवंबर में हम तैयार होंगे इलेक्शन कमीशन के, और वो नवंबर था 2022 वाला। तो अब तो उस बात को भी 3-4 महीने गुजर चुके हैं। तो इलेक्शन कमीशन को भी यकीन दहानी करवाई चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने। तो जनाब लग यही रहा है कि चीफ जस्टिस साहब हों, हाई कोर्ट्स के हों जजेस, वो भी इस बात पर कुछ बज़िद नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन को आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, और वहीं से डेट्स भी आ सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल ये जो हुकूमतें हैं पूरी कोशिश में हैं कि ना आएँ। दूसरे जो इसमें इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो सदर मुमलिकत का बीच में मुदाखलत करना है। सदर मुमलिकत ने भी इलेक्शन कमीशन को इस बारे में ख़त लिखा है और कहा है कि जनाब डेट दें। और मैंने कुछ 1-2 कानूनी माहिरीन की भी राय सुनी है जिनका ये मानना है कि अगर इलेक्शन कमीशन या गवर्नर्स डेट अनाउंस नहीं करते, क्योंकि बेसिकली गवर्नर्स ने डेट अनाउंस करनी होती है, लेकिन गवर्नर्स अगर डेट अनाउंस नहीं कर रहे तो फिर सदर भी इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन अभी इसके ऊपर मज़ीद मेरा ख़्याल है क्लैरिटी आने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ कानूनदानों की ये राय है कि सदर भी डेट अनाउंस कर सकते हैं। तो देखते हैं जी इस मसले का हल क्या निकलता है, डेट कौन अनाउंस करता है और क्या डेट अनाउंस होती है। फ़िलहाल तो हमें पूरा सिस्टम इलेक्शंस के ख़िलाफ़ ही नज़र आ रहा है। आगे जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया कि मईशत के हवाले से, तो जनाब इसहाक डार साहब जो आपको बड़े शाहज़ेब खानज़ादा के शो में तुरम खां बनकर बड़े जनाब मसल्स दिखाते नज़र आ रहे थे कि IMF की क्या मजाल, तो मैं आंखों में आंखें डाल के, और अगर कोई उन्हें कुछ बताने की कोशिश करता था तो आगे से कहते थे कि आप चुप करें, मैं जानता हूँ IMF से कैसे डील करना है, मुझे पता है। तो अब घुटनों पे आए हुए हैं। अब IMF उन्हें ये भी कहेगा ना कि आवाम का खून निचोड़ के ला दो, तो वो भी ला के उससे दे देंगे पैसे लेने के लिए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए तो अब कुछ भी। तो अल्टीमेटली IMF मान जाएगा, क्योंकि जो ही वो कहेगा वो ही मानेंगे और करेंगे। तो IMF की डील हो ही जाएगी। कोई इतनी बड़ी डील वो मुझे नहीं लग रहा कि मसले की बात होगी आगे, लेकिन इवेंचुअली अवाम का खजूमर निकलेगा, वो तो एक नॉर्मल सी बात है। उससे अशराफिया को तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मज़े की बात यह है अवाम को भी कोई परेशानी नहीं है। वो घर में बैठ के लानते देते रहेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि कोई एहतजाज कर लें या कोई बाद में अपने हक़ की बात कर लें, वो नहीं। वो बस यही करेंगे कि चलो यार, वो पठान का मशहूर लतीफ़ा है ना कि जनाब आपको पता है कि ये 100 रुपये पेट्रोल जो है वो कितने रुपए लीटर चल रहा है। तो वो कहता है जितने भी लीटर हो मैंने तो 100 रुपये का ही डलवाना है। तो ये हमारी आवाम इसी किस्म की है, वो क्योंकि हमने तो 100 का ही डलवाना है, चाहे 300 रुपये का भी मिल रहा हो, तो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। आगे चल के आपके गैस और बिजली के बिलों में भी इजाफा हो रहा है। पेट्रोल की काफ़ी ज़्यादा किल्लत नज़र आ रही है 3-4 दिन से, और मज़ीद अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन पेट्रोल जो है वो मुश्किल ही मिलेगा, क्योंकि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो काफ़ी सरगर्म है। तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ तो वैसे भी नहीं है, और जो लोग कुछ बैठे हुए हैं ईवानों में, वो तो आपको पता है उनका तो सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है कि इमरान खान को किस तरह निमटना है बस। तो बाकी कोई उनको इशू नहीं है। किसी को पेट्रोल मिल रहा है, आटा मिल रहा है, तो कोई उनका मसला नहीं है, उनके सब चीज़ें पूरी हैं। एक जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है वो ये कि अदालत ने जो 43 अरकान हैं PTI के, उनके जो इस्तीफ़े मंजूर किए थे स्पीकर कौमी असम्बली ने, वो उसने मुअत्तल कर दिए अदालत ने। जिसके बाद जैसे ही PTI वाले पहुंच रहे हैं कौमी असम्बली के जाके अपोजिशन की सीटें संभालें अपनी, तो साथ ही जो इजलास है वो मुलतवी कर दिया गया है। तो PTI वालों से इतना डर लगना लग गया है इनको कि वो जहाँ पे आते हैं वहाँ से ये लोग भाग जाते हैं। APC में भी बाज़ाब्ता बुला नहीं रहे थे, और फिर जब वो उन्होंने सोचा कि अच्छा हम मशवरा कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है हम चले जाते हैं, तो अब वो APC मुलतवी पे मुलतवी होती जा रही है, जो दहशतगर्दी के लिए उन्होंने करनी थी। और आखिरी जो बहाना था वो तो तुर्की जाने का था, उस पर भी बड़ी सुबकी हुई इनकी शहबाज शरीफ साहब की, जो बिन बुलाए मेहमान की तरह वहाँ जाना चाह रहे थे। उन्होंने आगे से जो है ना ठेंगा दिखा दिया कि भाई अपने घर में बैठो, हमें काम करने दो। तो वहाँ के जो लोग हैं वो बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैंने अभी ये ख़बर पढ़ी है सोशल मीडिया पर, मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकी, लेकिन ये ख़बर मैंने पढ़ी है सोशल मीडिया पर कि जो वहाँ के तैयब उर्दवान हैं उन्होंने असासे बेच कर अपने तो अर्थक्वेक के जो मुतासरीन हैं उनके लिए वक्फ़ किए हैं। तो मैं इसको अभी ज़रा रीचेक करके फिर आपको फ़र्दर इस पर बताऊँगी। लेकिन अगर ये है, और वो कर भी सकते हैं, कोई इतनी अनोखी बात नहीं है। उन ममालिक में वहाँ इंसान बसते हैं और जो हुक्मरान है वो भी इंसान ही है। मज़े की बात ये है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा तसव्वुर ही नहीं है। तो अभी पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं वो 3 बिलियन से भी नीचे आ गए हैं। ये अलग बात है कि जरदारी नवाज शरीफ साहब के 10 बिलियन के करीब इन सब के मिला के बन जाते हैं, लेकिन ये इधर नहीं आ सकते। ठीक है ना, तो आवाम चाहे यहाँ पे हो जाए डिफ़ॉल्ट। तो ये फ़र्क है उधर के हुक्मरानों में और हमारे हुक्मरानों में। लेकिन हुकूमत करने ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं।
वैसे अपने पैसे लेके नहीं आ सकते, ना कोई आवाम के लिए मदद करने के लिए आ सकते हैं। वो फिर मुखय्यर हजरात से अपीलें करते फिरेंगे, बस ये तो ये है जनाब। और फाइनली थोड़ा सा बता दूं कि शेख रशीद साहब ने बड़े इंकशाफ कर दिए हैं। शेख साहब बड़े फंसे हुए हैं इस वक्त जनाब, उनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली भी उन्हें सोने नहीं दिया जा रहा, हैंडकफ्स के साथ उनको अदालतों में भेजा जा रहा है। हालांकि जुर्म इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बेल नहीं उनकी होने दी जा रही। 2 दफ़ा ऐसा सुनने में आ रहा है कि बेल होने के करीब थी, लेकिन उनकी बेल रुकवाई गई बाकायदा, और उनको भी पूरे मुल्क में जगह जगह घुमाया फिराया जा रहा है। तो जो लास्ट पेशी थी मरी में उनकी, उस पर उन्होंने बड़ा खुल के इंकशाफ किया है कि मुझसे मेरे मुकदमे के बारे में तो एक सवाल नहीं हुआ, एक बात नहीं तफ्तीश में पूछी गई, और बस मुझे एक ही बात की इन्होंने रट लगाई हुई है कि इमरान खान का साथ छोड़ दो, वो तो नाअहल होने लगा है। हम एक उन्होंने इंकशाफ ये किया है कि जी उन्हें ये बताया जा रहा है कि हम एक नई पार्टी बना रहे हैं, पेट्रियाट, और आप उसके सरबराह बन जाएं, और आपको जो हम पीटीआई के अहम लीडरान हैं वो भी दे देंगे, और भी जो कुछ अहम सियासतदान हैं वो भी दे देंगे। तो इस तरह से एक नई सीनियर लीडर्स की एक पार्टी हम बना रहे हैं, उसके जो चीफ़ हैं वो आप बन जाएं। तो खैर शेख साहब जी बड़े इनकलाबी हैं और बड़े डटे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब मैं लानत भेजता हूँ ऐसी किसी पार्टी के ऊपर, और मैं ख़ान के साथ खड़ा हूँ। इस उम्र में मैं यहाँ पे बेवफाई करके अपने सर में खाक नहीं डालना चाहता। तो जनाब उनकी हिम्मत को भी सलाम है। वैसे वो कभी भी बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद नहीं करते एज ए पॉलिटिशियन के, जैसे आइडियल एक पॉलिटिशियन के तौर पर। वैसे तो लोग पसंद करते हैं, उनकी मज़ेदार बातें होती हैं, लेकिन एक आइडियलिस्टिक अप्रोच उनकी नहीं कभी देखी। लेकिन इस दफ़ा तो भाई वो भी बड़े टक्कर के ही नज़र आ रहे हैं और डटे हुए हैं। और आखिरी पेशी में उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि उन्हें एक अहम शख्सियत से मिलने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन इन्होंने मिलने से भी इनकार कर दिया। तो जनाब पूरा जोर लगाया जा रहा है शेख साहब को भी हटाने के ऊपर, लेकिन अभी तक तो वो डटे हुए हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में वो कितनी देर डटे रहते हैं। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है इस दफ़ा, मैं आखिरी बात करके इसको वाइंड अप करती हूँ कि पहले हम देखते थे कि कोई नामालूम कॉल ही आती थी, लोग इधर से उधर हो जाते थे, ढेर हो जाते थे, हरी सारी बातें मान ली जाती थी। लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्या ऐसा हो गया है कि शहबाज गिल हो, फवाद चौधरी हो, आज़म सवाती हो, शेख रशीद हो, जो भी आप पकड़े, मुन्नस इलाही हो, परवेज़ इलाही हो, उनके लोग हों, भाई आप मारें पीटें, मुकदमे करें, जलील करें, जो मर्ज़ी करें, वो हट नहीं रहे हैं अपनी बात से। तो ये इस दफ़ा बहरहाल अगर कोई इसे इनकलाब कहता है तो ये आ चुका है, तब्दीली है तो ये आ चुकी है। अगर कोई इसको इमरान खान का जादू कहता है तो ये चढ़ चुका है। जो भी आप इसको कह लें, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि इस दफ़ा नामालूम कॉले हों या मालूम कॉले हों, काम नहीं कर रहे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।